नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका श्री श्याम महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने पढ़ा था उसके आगे आज अपन चलते हैं। एक बार अपन ये बात कर लेते हैं कि कल अपन ने क्या पढ़ा। कल अपन ने सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। साधारण अवकल समीकरण क्या होता है, आंशिक अवकल समीकरण क्या होता है, उसके बारे में। तो उसमें कल वाले में ये देख लेना कि जो साधारण अवकल समीकरण होता है उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक होता है, और जो आंशिक अवकल समीकरण होता है उसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। उसके बाद में अवकल समीकरण की कोटि के बारे में देखा था कि अवकल समीकरण का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है। किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित जो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, किसी भी अवकल समीकरण का अधिकतम अवकलज कितनी बार हो रहा है, वो उस अवकल समीकरण का ऑर्डर कहलाता है। उसके बाद में अपन ने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। फिर अवकल समीकरण की घात के बारे में देखा था। वो घात क्या होता है, तो कोई भी अवकल समीकरण है उसमें अधिकतम अवकलज की जो पावर होती है उसको अवकल समीकरण की घात कहा जाता है। फिर उसके बाद में ये चीज़ देखी थी कि भाई कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसमें ऐसा कोई आ जाता है, अगर इंटीग्रेशन fy dx या फिर इंटीग्रेशन qx dy टाइप का कोई इंटीग्रेशन आ जाता है, तो अपन ऑर्डर निकालने से पहले इसका अवकलन करके इसको क्वेश्चन में से हटा देते हैं। उसके बाद में अपन ऑर्डर निकालते हैं। एक चीज़ और बात की थी कि अपन ने कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होता है, लेकिन उसकी जो डिग्री है वो डिफाइन हो भी सकती है, वो डिफाइन नहीं भी हो सकती है। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन देख लेंगे। आज अपन उसके आगे चलते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का हल। किसी भी अवकल समीकरण का हल क्या होता है, तो कल अपन ने बात की थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें अपन एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो कोई भी अवकल समीकरण है उसका हल जो होता है वो x और y में एक रिलेशन होता है, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक रिलेशन फंक्शन होता है। एक रिलेशन फंक्शन होता है, एक संबंध होता है, और वो संबंध कैसा होता है, उस संबंध में कोई भी अवकल गुणांक उपस्थित नहीं होता तथा वो संबंध तथा उसके दिए गए अवकलज अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का हल कहलाता है। जैसे अपन बात करें कि एक बार d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0, ये अपना ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसका सॉल्यूशन की बात करें, y बराबर c1 cos x प्लस c2 sin x। तो एक बार तो इसका सॉल्यूशन अपने डायरेक्ट देख लो, जब ये सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे वहाँ इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो ये है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अपन देख रहे हैं कि ये x और y के अंदर एक रिलेशन को व्यक्त करता है, और यहाँ पे कोई भी अवकल गुणांक उपस्थित नहीं है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो x और y में एक संबंध होता है जिसमें कोई भी अवकल गुणांक उपस्थित नहीं होता, तथा ये जो दिया गया सॉल्यूशन होता है वो हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये एग्जाम्पल लिख लेंगे। ये एग्जाम्पल पहले आप डेफिनेशन लिख लेना इसकी, और बाद में इस एग्जाम्पल को लिख लेना। तो क्या लिखेंगे, किसी भी अवकल समीकरण का हल उसके स्वतंत्र व परतंत्र चरों में एक संबंध होता है, एक फलनिक संबंध होता है। जिसमें कोई भी अवकल गुणांक उपस्थित नहीं होता
जिसमें कोई भी अवकलनांक उपस्थित नहीं होता तथा यह दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है तथा यह दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। तो अगर आप ये जो इक्वेशन है इसका दो बार अवकलन करके इसमें पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन ये है। तो किसी भी अवकल समीकरण के सॉल्यूशन के बारे में अपन ये कह सकते हैं कि ये x और y में एक रिलेशन होता है जिसमें कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट उपस्थित नहीं होता और ये दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना जो सॉल्यूशन होता है वो दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन भी तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में उसके पार्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और एक इसकी जो विचित्र हल होता है सिंगुलर सॉल्यूशन उसके बारे में बात करेंगे। फिर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो एक बार इसको उतार लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, अपन आगे चलते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन के प्रकार, तो सबसे जो पहला प्रकार है वो है व्यापक हल। व्यापक हल बोले तो जनरल सॉल्यूशन या फिर इसको कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, पूर्ण हल भी बोल देते हैं इसको। तो दोस्तों इस परिभाषा को ध्यान रखना, मैं बार बार जब क्वेश्चन कराऊंगा तो व्यापक हल बोलूंगा तो अपने को पता होना चाहिए कि व्यापक हल क्या होता है। तो कोई भी अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसका व्यापक हल क्या होता है कि उस हल के अंदर उस डिफरेंशियल इक्वेशन के जितना ऑर्डर है उतनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उपस्थित होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि अभी एक एग्जाम्पल अपने लिखा था प्लस वाई बराबर 0, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इसका होता है y बराबर c1 cos x प्लस c2 sin x। तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर है 2। तो अब अगर इसके सॉल्यूशन में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उपस्थित है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब दो स्वेच्छाचर उपस्थित हैं, तो वो उस अवकल समीकरण का हल कहलाता है। तो यहाँ पे c1 और जो c2 है वो दोनों क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जिसको बोलते हैं स्वेच्छ अचर। तो ये इस अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। तो हमेशा ध्यान रखना व्यापक हल क्या होता है कि अवकल समीकरण का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर की बराबर संख्या में उस अवकल समीकरण के सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उपस्थित होते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया, एक बार मैं लिख देता हूं इसके बारे में। तो किसी अवकल समीकरण का वह हल जिसमें उस अवकल समीकरण की कोटि की बराबर संख्या में स्वेच्छ अचर उपस्थित हो।
वह अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। तो व्यापक हल के बारे में अपने को ये देखना है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर संख्या में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उपस्थित होने चाहिए। तो ये व्यापक हल है। अब इसका जो सेकंड सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब हम बात करते हैं सेकंड सॉल्यूशन के बारे में। दूसरा है विशेष हल, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब दोस्तों जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने को कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहले अपन जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। जैसे मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 2, तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा उसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की पार्टिकुलर वैल्यू निकाली जाती है। अब वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू निकालने के लिए अपने को कुछ अलग से कंडीशन देगा, उन कंडीशंस का यूज करते हुए अपना जो जनरल सॉल्यूशन है उसके थ्रू अपन पार्टिकुलर सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं। तो जैसे अपन वही एग्जांपल की बात करते हैं कि अपना डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² + y = 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन बोल दे या फिर अपन व्यापक हल बोल दे, वो क्या आया था, y = c1 cos x + c2 sin x। इसको डाल दिया अपन इक्वेशन नंबर 1। अब अपने को यहाँ पे c1 और c2 है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू निकालनी है। मान लो इनकी वैल्यू निकालने के लिए अपने को ये दिया है कि y(0) = 1 और y'(0) = 0। जैसे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए अपने को 2 कंडीशन दी जाएंगी। अगर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए अपने को 3 कंडीशन दी जाएंगी। तो ये अपने को 2 कंडीशन दी गई है, तो इनको IVP बोला जाता है। इनके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो अब देखो c1 और c2 की वैल्यू निकलती कैसे है। तो सबसे पहले अपन इसको अप्लाई करते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है, ये जो y(0) है उसमें ये तो x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। कहने का मतलब क्या है कि आप इक्वेशन 1 में जब x = 0 पुट करोगे तो जो y का मान आएगा वो कितना आएगा, 1। और ये डैश का मतलब क्या होता है, इस डैश का मतलब होता है सिंगल डेरिवेटिव। जैसे कहीं पे y" लिखा हुआ हो, इसका मतलब होता है d2y/dx²। y" लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है d3y/dx³। तो इनके बारे में अपने को ध्यान रखना है। तो अब देखो इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले एक बार इसका अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि जो अपने को कंडीशन दी गई है वो अवकलज के ऊपर दी है। तो y' बराबर, अब आप छोटी क्लासों में सीख के आए हो कि अवकलन कैसे निकालते हैं। तो माइनस का c1 sin x + c2 cos x, cos x का माइनस sin x और sin x का cos x, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये दोनों कंडीशन इनमें पुट कर देते हैं। तो नाउ when x = 0 एंड y = 1, जैसे x = 0 पुट करने से y = 1। अब ये वैल्यू पुट कहाँ पे करेंगे, ये वैल्यू पुट यहाँ पे करेंगे। तो y का मान 1 बराबर c1 ऐसे कैसे, और cos 0 का मान 1, ये 0 यहाँ पे पुट किया तो cos 0 का मान 1, तो ये हो गया c1, और ये 0 पुट किया तो ये खत्म हो गया। इसका मतलब c1 का मान कितना निकल के आ गया, 1।
ऐसे ही अब ये वाली अपने को कंडीशन यूज करनी है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ डेरिवेटिव में यूज करेंगे। तो डेरिवेटिव में यूज कैसे करेंगे, जब x का मान 0, या इसको मान लो कि जैसे ये x नोट है, तो x नोट बराबर 0 पे जो y का मान निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं, y नोट। तो 0 अपन ने पुट किया तो y डैश का मान कितना निकल के आया, 0। तो 0 बराबर, इनको ध्यान रखना पुट करना है सेकंड इक्वेशन में। ये वाली जो कंडीशन है उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, और ये वाली कंडीशन है उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो 0 बराबर, फिर से 0 पुट करो आप यहाँ, तो अब की बार 0 पुट करोगे तो ये गायब हो जाएगा। x की जगह 0 पुट किया तो sin 0 का मान 0 होता है, तो ये खत्म हो गया। और ये यहाँ पे पुट किया तो cos 0 का मान 1 होता है, तो ये क्या आ गया, C2। तो कहने का मतलब C2 का मान कितना निकल के आ गया, 1। तो अपने ये जो जनरल सॉल्यूशन था उसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे और दोनों की वैल्यू अपन ने निकाल ली। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये C1 और C2 की वैल्यू, तो पुट वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में C1 और C2 की वैल्यू अपने को पुट करनी है। तो y बराबर हो गया cos x, C2 बराबर 0 पुट करने से ये खत्म हो गया, तो y बराबर cos x। तो y बराबर जो cos x निकल के आया वो दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वो जनरल सॉल्यूशन से ही निकल के आता है। बस जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं उनकी वैल्यू अपने को निकालना होता है, और वो निकालते कैसे, वो अपना क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन दी गई होती है उसके कोरस्पॉन्डिंग अपन निकालते हैं। तो दोस्तों इसको समझना, फिर अपन थर्ड की बात करते हैं। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो थर्ड जो सॉल्यूशन का जो टाइप होता है उसको बोलते हैं विचित्र हल। इसको बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। अब सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में अपने इस चैप्टर में नहीं है, बस अपने को थोड़ा डेफिनेशन के बारे में ध्यान रखना है कि विचित्र हल क्या होता है। जैसे अभी अपना व्यापक हल था, जैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहे थे, तो कैसे निकाल रहे थे, सबसे पहले दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल निकालेंगे। व्यापक हल के अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए हुए हैं उनकी वैल्यू अपन निकाल लेंगे। तो विचित्र हल में क्या होता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकल पाती है, इस कारण ये विचित्र हल कहलाता है। और इसके बारे में सेकंड चैप्टर में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे एक बार अपन परिभाषा देख लेते हैं कि किसी अवकल समीकरण में किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्विच अचरों के मान याद नहीं किए जा सकते, तो इस प्रकार का हल विचित्र हल कहलाता है। विचित्र हल के क्वेश्चन है भी नहीं अपने जो फर्स्ट यूनिट है उसमें, बट जैसे एक एग्जांपल के थ्रू ध्यान रखना है। जैसे y बराबर अपने को दे रखा है px प्लस a/p। अब यहाँ पे p क्या है, a तो अपना कांस्टेंट है और p का मतलब है dy/dx। तो अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, ये क्लेरो का समीकरण है, क्लेरो समीकरण का रूप है ये। क्लेरो समीकरण का रूप जो होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y बराबर px प्लस सम फंक्शन ऑफ। तो इस प्रकार का जो समीकरण होता है इसका डायरेक्ट जो सॉल्यूशन होता है वो y बराबर cx प्लस fc टाइप का सॉल्यूशन होता है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर अपन इसका सॉल्यूशन देखें, इसका जो सॉल्यूशन देखते हैं, तो
तो y बराबर बनेगा cx प्लस a/c, और यहाँ पे जो c है वो तो है कांस्टेंट। तो ये तो इसका व्यापक हल है निकल के जो आया, लेकिन इसका जो विचित्र हल होता है वो होता है y² बराबर 4ax। तो इन एग्जाम्पल को अपने को ध्यान रखना है, और विचित्र हल जब अपन 3rd चैप्टर पढ़ेंगे उसके में और ज़्यादा डिटेल से इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपने को जो अवकल समीकरण होते हैं उनके सॉल्यूशंस के बारे में अपने को ध्यान रखना है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। तो एक बार इसको देख लो आप, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि कोई भी अगर अपने को सॉल्यूशन दे रखा है, किसी भी अवकल समीकरण का अपने को सॉल्यूशन दे रखा है, तो उस सॉल्यूशन की सहायता से अवकल समीकरण कैसे निकालेंगे। तो अपने को जो सॉल्यूशन देगा वो अपने को जनरल सॉल्यूशन देगा या व्यापक सॉल्यूशन देगा। तो अपन ये देखेंगे कि जो जनरल सॉल्यूशन अपने को दिया गया है उसमें कितनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्योंकि उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से ही तो अपने को पता लगेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो बन रहा है वो कितने ऑर्डर का बन रहा है। तो अपने को सबसे पहले सॉल्यूशन को देख के ये पता लगाना है उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और फिर उसके बाद में जैसे मान लो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो आप उसका 2 बार डेरिवेटिव करके और जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको रिमूव कर देंगे और एक इक्वेशन बना लेंगे, वो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। तो आगे चलते हैं अपन। तो फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का निर्माण क्या होता है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल से अपन देखते हैं, y बराबर ax² प्लस bx। ये अपने को कोई सॉल्यूशन दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, यह है अवकल समीकरण का व्यापक हल है। तो अवकल समीकरण ज्ञात करो। तो दोस्तों अपन ये देखेंगे कि ये जो अवकल समीकरण का जनरल सॉल्यूशन है उसके अंदर जो x है, जैसे y बराबर fx होता है, उसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे a और b हैं वो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो a और b 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। तो इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को देखने से अपने को ये पता लग रहा है कि यहाँ से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आएगा, या फिर मैं ये बोलूँ कि ये जो है जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का है। तो सेकंड ऑर्डर का है तो अपन क्या करेंगे, a और b को रिमूव करेंगे। तो अपन इस दिए गए जो व्यापक हल है उसका दोबारा उपलन करके और a और b को कैसे भी रिमूव करेंगे। तो एक बार देखना ध्यान से। तो सॉल्यूशन पार्ट पे अपन चलते हैं। तो गिवन जो जनरल सॉल्यूशन है, अपने को दिया गया जो जनरल सॉल्यूशन है ऑफ जो ODE का जनरल सॉल्यूशन दिया गया है y बराबर ax² प्लस bx, इक्वेशन नंबर 1। तो a और b को अपना को हटाना है, तो अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, अपने को x के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव करना है। तो y का जो डेरिवेटिव होगा, देखो y का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा dy/dx बराबर ax² का 2ax प्लस b, इक्वेशन नंबर 2। तो अपन ने एक बार डेरिवेटिव कर दिया, लेकिन अपने को तो 2 बार डेरिवेटिव करना था, क्योंकि यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको हटाना था। तो अपन क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2
विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये बना d2y अपॉन dx² बराबर 2a। इक्वेशन नंबर 3, b कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। तो ये बना। अब अपने पास इक्वेशन 1, 2 और 3, इन तीनों इक्वेशन को आपस में ऑपरेट करना है कैसे भी, और a और b को रिमूव करना है। तो अब रिमूव कैसे करें, जैसे देखो अपन ये करते हैं, सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको x² से गुणा कर देता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 4 बना दिया। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों को देखो, मैं क्या करूँ कि इस bx को हटा दूँ। एक बार इक्वेशन नंबर 2 है उसको x से गुणा करके इन दोनों को आपस में ऑपरेट करके bx को हटा देते हैं, फिर a बचेगा और वहाँ से a की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अपन ये करते हैं कि ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई x, x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बना x dy बाई dx बराबर 2ax² प्लस bx। ये बना इक्वेशन नंबर 3, सॉरी 1, 2, 3, 4 और ये बन गया 5। अब इक्वेशन 1 और 5 को ऑपरेट करके b हट जाएगा, तो कैसे ऑपरेट करेंगे, तो इक्वेशन 5 में से 1 को रिमूव कर देते हैं। तो 1 को रिमूव करेंगे तो ये bx हट जाएगा, तो ये बनेगा x dy बाई dx बराबर, तो ये हट गया और ये 2ax² है उसमें से ax² निकला तो क्या बचा ax²। इक्वेशन नंबर 6। तो अब देखो दोस्तों, अब इक्वेशन 6 और इक्वेशन 4 से हम आसानी से a को हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे, यहाँ से ax² की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और अपना डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ जाएगा। तो पुट वैल्यू फ्रॉम 6 टू इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट करते हैं तो देखो 4 इक्वेशन में x² d2y अपॉन dx² ऐसे कैसे बराबर 2y और ax², ये जो ax² है इसकी वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर दूंगा, यहाँ पे ये घटाया तो y भी आएगा, ये जब इसमें से इसको घटाया तो y भी आएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, तो ये बना x dy बाई dx माइनस y, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये बना x² d2y अपॉन dx² माइनस 2x dy बाई dx प्लस 2y बराबर 0। तो ये अपना जो रिजल्ट अपने को रिक्वायर्ड है वो आ गया। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि अपने को अगर कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनवाता है वो, तो अपने को जो सॉल्यूशन देगा वो उसका व्यापक हल देगा, क्योंकि व्यापक हल से ही तो अपने को पता लगेगा कि अपने को कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो जो व्यापक हल दिया है उसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को देखकर हमें ये पता लगता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर कितना बनेगा, उसका ऑर्डर 2 बनेगा। तो एक बार इसको राइट डाउन कर लो, फिर अपन कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। तो राइट डाउन कर लो।